हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज से हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मच अवेटेड सीरीज फ्राइडे द 13th, जो कि स्लैशर्स में सबसे ज्यादा मेन फ्रेंचाइज है। इसमें 12 मूवीज हैं, जिनमें से 2 का ब्रेक डाउन मैं सालों पहले कर चुका हूं, 2009 वाला रीमेक और फ्रेडी वर्सेस जेसन। बाकी 10 मूवीज इस सीरीज में कवर होंगी और ये हमारी हॉरर लेजेंड सीरीज का भी पार्ट है। इसका हॉरर लेजेंड है जेसन वोरेस, जो विलन्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसकी किल्स की वजह से। इसके नाम सबसे ज्यादा किल्स हैं 170। इसके पीछे है माइकल मायर्स 159 किल्स के साथ। लेकिन खास बात यह है कि 2009 के बाद से अब तक जेसन की कोई मूवी नहीं आई, तब भी कोई इसे बीट नहीं कर पाया। इस सीरीज में आप जेसन के बारे में सब कुछ जान जाओगे और उसकी क्रिएटिव किल्स भी देखोगे, साथ ही ये भी देखोगे कि ये फ्रेंचाइज स्लैशर्स को कहां पर ले आई। हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली मूवी फ्राइडे द 13 से, जो आई थी 1980 में हैलोवीन की सफलता का फायदा उठाने के लिए, और ये उसी की टक्कर की फ्रेंचाइज बन गई। इसके डायरेक्टर हैं शॉन एस कनिंगम और राइटर है विक्टर मिलर। इन दोनों के बीच कॉपीराइट को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था, जिस वजह से कोई मूवी नहीं आ रही थी। लेकिन अब फाइनली केस सुलझ चुका है, इसलिए एक टीवी सीरीज आ रही है क्रिस्टल लेक के नाम से, जिसे बना रहा है A24। फिलहाल हम इस मूवी पर आते हैं और आपको पता ही है कि वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बताऊंगा ही, जो कि इस बार बहुत ज्यादा हैं क्योंकि मूवी बहुत मेन है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1958 में कैंप क्रिस्टल लेक नाम की जगह पर, जहां पर कुछ कैंप काउंसलर्स आराम से एंजॉय कर रहे थे। इस बीच कोई उस कैंप में एंटर हो रहा है और ये हम देख पा रहे हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल हैलोवीन के इंट्रो की तरह। अब रात का फायदा उठाने के लिए उनमें से 2 काउंसलर क्लॉडेट और बैरी स्टोरेज कैबिन में चले गए रोमांस की भावना लेकर, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही उसी अननोन पर्सन ने एक एक करके दोनों को मार दिया। और ये था मूवी का इंट्रो। पहले उसने मारा बैरी को और क्लॉडेट की किल हमें दिखाई नहीं गई। फिलहाल हम आ जाते हैं 1979 यानी कि प्रेजेंट में 13 जून को, और आज फ्राइडे है यानी कि फ्राइडे द 13, जो कि एक अनलकी डे माना जाता है वेस्ट में। हम देखते हैं काउंसलर एनी को, जो कि एक गैस स्टेशन पर रुककर कुत्ते को सहलाती है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर वो उसी लेक का रास्ता पूछ रही थी, और ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी चौंक गए। उस हादसे के बाद से वो जगह बंद है और उसका नाम पड़ चुका है कैंप ब्लड। लेकिन अब उसे फिर से रीओपन किया जा रहा है, इसलिए एनी वहाँ पर जा रही है, और उसके खुलने की खबर से ये लोग जरा भी खुश नहीं। वहाँ मौजूद एक ट्रक ड्राइवर इनोस को कैंप के करीब से निकलना था, इसलिए एनी उसके साथ हो गई क्योंकि कोई बस वहाँ नहीं जाती। वो दोनों निकल रहे थे कि तभी अचानक उसे रोक लिया इस फ्रेंचाइज के बहुत ही फेमस कैरेक्टर क्रेजी रैल्फ ने। उसके मुताबिक वो जगह शापित है, ये वहाँ से वापस नहीं आएगी, लेकिन इनोस कहता है कि ये पागल है, इसकी बात मत सुनो। जबकि वहाँ से निकलते ही वो खुद भी उसे मना करने लगा। वो समझ गया था कि एनी उस जगह की असलियत नहीं जानती, इसलिए वो बताता है कि साल 1957 में एक लड़का लेक में डूब गया था। उसके अगले ही साल 2 काउंसलर्स का मर्डर हुआ, कई बार आग लगी और कई बार उसे फिर से ओपन करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ न कुछ बुरा हो गया, जिस वजह से वो कभी दोबारा ओपन नहीं हुई और इस बार भी नहीं होगी इसके मुताबिक। ये चाहता है कि एनी वापस चली जाए, लेकिन इतना सब सुनने के बावजूद भी एनी उतरकर उस लेक की तरफ चल दी, क्योंकि इसे तो सिर्फ वहाँ खाना बनाना है, जो उतना रिस्की है नहीं। इधर कुछ और काउंसलर्स जैक, मार्सी और नेड कैंप पर पहुंचकर मिलते हैं अपने बाकी साथियों से, जिनमें है एलिस, बिल, ब्रेंडा और कैंप का मालिक स्टीव। एलिस यहाँ पर खुश नहीं है, वो जाना चाहती है कैलिफोर्निया, इसलिए स्टीव उसे 1 वीक रुकने को कहता है अगले फ्राइडे तक। अगर तब भी इसका मन नहीं लगा तो ये खुद ही से छोड़ेगा। हम समझ पाते हैं कि पहले इन दोनों का चक्कर था और स्टीव इससे काफी बड़ा है। उन सबको सारा काम समझाकर स्टीव सामान लेने टाउन चला गया। उन्हें एनी का इंतजार था, जो कि एक अनजान पर्सन से लिफ्ट लेकर आ रही थी, लेकिन ड्राइवर ने अचानक गलत रास्ता ले लिया। वो लेक की तरफ मुड़ा ही नहीं। एनी उसे कार रोकने के लिए कहती है, लेकिन रुकने के मूड में वो नहीं था। काफी कोशिशों के बाद भी वो रुक नहीं रहा था, इसलिए वो चलती गाड़ी से कूद गई, पर ड्राइवर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके पीछे लगकर उस पर्सन ने एनी का गला काट कर उसे मार डाला, लेकिन उसका फेस हम नहीं देख पाए। इधर ब्रेंडा आर्चरी रेंज सेट कर रही थी, तभी नेड ने अचानक एक तीर फायर करके उसे डरा दिया, जो उसके काफी पास से निकला। इसके बाद वो सब लेक में मजे कर रहे थे कि तभी नेड डूबने लगा, इसलिए सभी उसे बचाकर ऊपर ले आए, लेकिन ये बस एक भद्दा मजाक था और यहाँ कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। वो सभी फिर से काम पर लग गए, तभी अचानक एलिस ने अपने रूम में एक सांप को देखकर सभी को बुला लिया। काफी पैनिक मचाने के बाद बिल ने किसी तरह उस सांप को काट डाला, और मैं बता दूं कि यह सांप नकली नहीं है और ना ही इसकी किल।
वो सभी दोबारा काम पर लग रहे थे कि तभी रैल्फ को ढूंढते हुए एक ऑफिसर वहां आ गया और नेड की हरकतें देखकर वो उन्हें नशेड़ी समझ रहा था। खैर उन्हें रैल्फ की कोई जानकारी नहीं थी। तभी ऑफिसर को उसके चीफ का कॉल आ गया, इसलिए उसे जाना पड़ा। उसके जाते ही सभी काम पर लग गए थे। तभी एलिस के दरवाजा खोलने पर उसे रैल्फ मिल गया। वो वहीं पर छुपा था और उसे देखकर उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि वो बातें कुछ ऐसी कर रहा था। उन सभी को वार्न करके वो चला गया कि ये जगह शाबित है, यहाँ रहोगे तो मरोगे, लेकिन वो उसे सीरियस नहीं लेते। खैर कैबिन में लाइट नहीं थी, इसलिए वो पहुंच गए एक खटारा जनरेटर तक, लेकिन किस्मत से वो काम कर गया। इसी तरह शाम हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए जैक और मार्सी रोमांस करते घूम रहे थे, जिन्हें नेड भी देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी पास मौजूद कैबिन में घुसते हुए एक अनजान पर्सन पर, इसलिए उसके पीछे वो भी अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद तूफान आ गया था, जिससे बचने के लिए वो दोनों भी उसी कैबिन में पहुंच गए, पर वहां कोई भी नहीं था, इसलिए अभी ने कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। यही सोचकर दोनों रोमांस में लग गए, लेकिन रोमांस करने वालों का अंजाम पिछली बार तो अच्छा नहीं रहा था और इस बार भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहीं ऊपर वाले स्लैब पर पड़ी थी नेड की लाश। किसी ने उसका गला काट दिया। मार्सी के वॉशरूम जाते ही उसका खून जैक पर गिरा, लेकिन उसके कुछ समझने से पहले ही किसी ने बेड के नीचे से एक एरो उसके गले के आर पार करके उसे मार दिया। इसके बाद वो किलर पहुंचा वॉशरूम में, जहां मार्सी उसे जैक समझकर उसके पास आ गई, तो उसने एक आग से मार्सी का चेहरा खोल दिया। इधर बाकी तीनों टाइम पास कर रहे थे। बिल गिटार बजाकर उन्हें सुना रहा था और इसके बाद तीनों लग गए गेम खेलने में। तभी तेज हवा से दरवाजा खुला तो ब्रेंडा को अपना कैबिन याद आ गया, इसलिए वो तो चली गई सोने। मीनवाइल बारिश रुकने का इंतजार करते हुए स्टीव काफी लेट हो चुका था, इसलिए वो भी बारिश में ही चल दिया, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो गई, पर किस्मत से वहां से गुजर रही पुलिस कार ने उसे बैठा लिया। इधर कैंप में कोई ब्रेंडा को देख रहा था और वो पढ़ रही थी एक बुक। तभी कोई बच्चा उसे हेल्प के लिए बुलाने लगा और वो भी पागलों की तरह उसकी तरफ चल दी। इसी तरह वो आर्चरी रेंज तक पहुंचती है तो अचानक ही लाइट्स ऑन हो गई और तभी वो चिल्ला उठी, जिसे एलिस ने भी सुन लिया। बिल के जनरेटर रूम से वापस आने तक आर्चरी रेंज की लाइट्स बंद हो गई थी, इसलिए दोनों चेक करने निकल गए, क्योंकि फाइनली इन्हें ख्याल आया जैक और मार्सी का। ब्रेंडा के कैबिन में पहुंचते ही बिल पूरी तरह सुन हो गया था, क्योंकि बेड पर पड़ी थी खून लगी कुल्हाड़ी। उसे देखकर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से उन्हें जैक और मार्सी भी नहीं मिले, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन फोन डेड था। किसी ने लाइन काट दी। तब कोई ऑप्शन ना पाकर वो नेड का ट्रक लेकर निकल रहे थे, लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं होता। या एलिस काफी घबरा रही थी, इसलिए उसे शांत करने के लिए बिल उसे दिलासा दे रहा था कि ये सब कोई प्रैंक होगा, लेकिन डर तो इसे भी लग रहा है। इसी बीच स्टीव का सफर भी चल रहा था। ऑफिसर उसे बताता है कि आज फ्राइडे द 13th है और ऊपर से फुल मून भी। इस दिन हद से ज्यादा क्राइम होता है और उसके बोलने की ही देर थी कि तभी अचानक रेडियो के जरिए उसे क्राइम सीन पर आने का ऑर्डर मिल गया, इसलिए उसने स्टीव को उतार दिया। अब पैदल चलते हुए वो कैंप तक पहुंच गया, जहां कोई टॉर्च लेकर खड़ा था और स्टीव उसे जानता है, लेकिन स्टीव के हालचाल पूछने पर उसने सीधा स्टीव को स्टैब कर दिया, यानी दिमागी हालत तो इसकी ठीक नहीं। इधर जनरेटर फिर एक बार बंद पड़ गया था, इसलिए बिल लग गया उसे ठीक करने में और इस बार किलर उसकी कारीगरी देख रहा है। उधर सोते हुए अचानक एलिस जाग गई तो लाइट नहीं थी, जिससे वो समझ गई कि जनरेटर में कुछ गड़बड़ है। इतने में वो चाय बनाने लगी, लेकिन तब भी बिल नहीं आया, इसलिए वो खुद ही पहुंच गई जनरेटर रूम में, जहां बिल उसे मिल तो गया, लेकिन डेड। किलर ने अपनी कारीगरी उस पर दिखा रखी थी और ये देखकर ऑलमोस्ट उसका दिल मुंह से बाहर गिर जाता। उसने बिना रुके अपने कैबिन में जाकर सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह ब्लॉक कर दिए और सेफ्टी के लिए कुछ हथियार भी ले लिए, जिससे उसे थोड़ी शांति मिली। वो चैन की सांस ले रही थी कि तभी अचानक किलर ने खिड़की से ब्रेंडा की लाश फेंक कर उसकी शांति भंग कर दी। या वो बुरी तरह दहशत में थी कि तभी किस्मत से एक कार बाहर आ गई, इसलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। उसे लगा कि स्टीव होगा, लेकिन वो थी स्टीव की पुरानी फ्रेंड मिसेस वोरिस। एलिस उसे भी देखकर काफी खुश थी। वो बताती है कि सब मर गए। एलिस को वहां से निकलना था, लेकिन मिसेस वोरिस को देखनी थी बॉडीज और एलिस को ये समझ नहीं आ रहा। उसे ब्रेंडा की लाश तक ले आई, जिसे देखकर मिसेस वोरिस हद से ज्यादा इमोशनल हो गई। वो कहती है कि स्टीव को ये प्लेस नहीं खोलना चाहिए था, ये परेशानियों का गढ़ है। वो उसे उसी बच्चे की कहानी सुनाती है जो 1957 में डूब गया था और यहाँ पर हम जान पाए कि उस बच्चे का नाम था जेसन। यह है इस फ्रेंचाइज की सबसे पॉपुलर लाइन, हिज नेम वाज जेसन। जिस दिन वो डूबा था ये भी यहीं पर थी, क्योंकि ये थी कैंप की कुक। जेसन डूबा काउंसलर्स की गलती से, क्योंकि बच्चों पर ध्यान देने के बजाय वो बिजी थे रोमांस में। और वो चलने को तैयार थी, पर एलिस के मुताबिक इन्हें स्टीव का वेट करना चाहिए, लेकिन उसके मुताबिक इसकी कोई जरूरत नहीं। या उसे जेसन के फ्लैशबैक्स आने लगे, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि इसका अपना बेटा था और आज है उसका जन्मदिन। इसका मतलब कि यही है किलर। जेसन की मौत का बदला लेने के लिए इसने 1958 में काउंसलर्स को मारा और अब इसके सारे दोस्तों को। ये इस जगह को दोबारा कभी ओपन होने नहीं देगी। इन शॉर्ट एलिस फंस गई। इसकी नजर में हर एक काउंसलर दोषी है, इसलिए वो चाकू लेकर एलिस पर टूट पड़ी, लेकिन वो बच निकली एक रॉड से उसे नॉक करके। वो उसकी कार लेकर भागना चाह रही थी, लेकिन उसमें पड़ी एनी की बॉडी देखकर उसकी फट गई आंखें।
वो जल्दी से बाहर भाग निकली, तभी अचानक स्टीव की बॉडी उसके सामने लटक गई और कुछ ही मिनटों के अंदर इसकी जिंदगी चलती फिरती हॉरर मूवी बन गई। इसी बीच मिसेस वोरिस भी उठ गई और वो खुद ही जेसन की आवाज में खुद ही को समझा रही थी कि गलती से भी उसे जिंदा मत छोड़ना। भागते हुए एलिस जल्दी से गैरेज में पहुंच गई जहां कई गन्स थी, लेकिन उनकी एमो वान नहीं थी। ऊपर से तभी मॉम ने जनरेटर भी ऑन कर दिया ताकि उसे क्लियर दिखाई दे। वहां पर आकर वो एलिस को बुरी तरह रैप्टे लगाने लगी, लेकिन हिम्मत करके एलिस ने भी उसे झापड़ मारा और फिर जंगल में जाकर छुप गई। मॉम के आगे निकलने पर वो वापस कैबिन में आकर छुप गई, लेकिन वहां भी उसने एलिस का पीछा नहीं छोड़ा। एक मशाड़ी के जरिए दरवाजा तोड़कर वो उस पर टूट पड़ी, लेकिन जवान शरीर का फायदा उठाते हुए एलिस ने पैन की मदद से फिर एक बार उसे नॉक कर दिया और उसे लगा कि वो मर गई। या फाइनली वो श्योर होकर बोट में जाकर बैठ गई, लेकिन ये रूल आपको पता ही है कि स्लैशर्स में किलर दोबारा जरूर आता है। मॉमी फिर से मशाटी लेकर वहां पहुंच गई, लेकिन उसकी शैडो की वजह से एलिस ने फिर एक बार उसका हमला डॉज कर दिया। यहाँ बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर मॉम उसका गला घोटने लगी, लेकिन किसी तरह उससे छुटकारा पाकर एलिस ने उसी के मशाटी से उसकी गर्दन उड़ा दी और अब जाकर ये नाइटमेयर एंड हुआ। अब तो ये वापस नहीं आने वाली। थकान की वजह से वो उसी बोट में सो गई और अगली सुबह तक वो उसी में तैर रही थी। पुलिस भी वहां पहुंच गई, इसलिए एलिस बड़ी खुश थी और एक सुहाने दिन के साथ मूवी एंड हो ही रही थी कि तभी पानी में से निकला सड़ा गला जेसन, जिसने एलिस को पानी में खींच लिया। यह है हॉरर हिस्ट्री के सबसे खतरनाक जंप स्केयर्स में से एक। खैर ये बस एक बुरा सपना था। फिलहाल एलिस है हॉस्पिटल में। जेसन के बारे में पूछने पर ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे दोस्तों के अलावा वहाँ हमें कोई बच्चा नहीं मिला। तो बदले में एलिस का कहना था कि यानी कि वो भी वहीं पर है। फिर हमें लेक का एक शॉट दिखाया गया जिसके अंदर शायद कोई था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो ये फ्रेंचाइज फेमस है जेसन की वजह से, जबकि आपने देखा कि पहली फिल्म में किलर जेसन नहीं है, बल्कि जेसन तो पूरी फिल्म में है ही नहीं। फिर कैसे वो इस फ्रेंचाइज का फेस बना, ये आप आगे की वीडियोस में जानोगे। खैर किलर को गैस कर पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मिसेस वोरिस का पूरी मूवी में कोई जिक्र नहीं था। किलर्स के तौर पर बिल्ड किया जा रहा था स्टीव और रैल्फ को। ये एक अलग बात है इसकी स्टोरी की, लेकिन स्टोरी की वजह से ये फेमस नहीं है। ये फेमस हुई इसमें दिखाई गई किल्स की वजह से, जो इससे पहले किसी मूवी में दिखाई नहीं दी। पता नहीं सेंसर बोर्ड ने ये किल्स कैसे पास कर दी। स्लैशर्स का असली स्टैंडर्ड यहीं से सेट हुआ। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $5.5 लाख के बजट में इसने कमाए थे $59.8 मिलियन, जो कि हद से ज्यादा है। इतनी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। ओपनिंग वीकेंड में ही इसने अपनी लागत से 10 गुना ज्यादा कमा लिया था। शॉन ने फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि उन्हें बिल्स पे करने थे, लेकिन इस मूवी की वजह से उनके जिंदगी भर के बिल्स पे हो गए। कुछ ऐसा ही हाल था विक्टर मिलर का। तभी तो बाद में जाकर दोनों के बीच लड़ाई हुई। बेट्सी पॉमर ने ये फिल्म मजबूरी में की थी क्योंकि उन्हें एक नई कार की जरूरत थी, नहीं तो वो मिसेस वोरिस का रोल कभी एक्सेप्ट ना करती। इनफैक्ट स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने मूवी को बताया था अ पीस ऑफ शिट, और ये कहकर उसे फेंक दिया था डस्टबिन में। लेकिन बाद में उन्हें इसी फिल्म से लगाव भी हो गया, क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हुई और बाद में इसी की वजह से पहचानी जाने लगी। जबकि उन्होंने सोचा था कि वो चुपचाप ये रोल कर लेंगी क्योंकि किसी को ये मूवी याद नहीं रहने वाली। बेट्सी का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि ये हॉकी मास्क पहना किलर कौन है, क्योंकि उनका बेटा जेसन तो कब का डूबकर मर चुका। यानी कि वो जेसन के वापस आने के आइडिया से खुश नहीं, कई और लोगों की तरह। लेकिन जेसन प्ले करने वाले एक्टर्स के साथ बेट्सी ने बहुत सी फोटोज खिंचवाई हैं बाद में। शूटिंग के टाइम पर बेट्सी की एज थी 53 साल। फिल्म में सबसे ज्यादा पैसे मिले थे बेट्सी को, और फिल्म में वो दिखाई दी सिर्फ 13 मिनट के लिए। बाकी जो भी किलर वाले सीन थे उन्हें प्ले किया था एक आदमी ने। बेट्सी ने सिर्फ 10 दिन काम किया और पर डे उन्हें मिलता था $1000। बेट्सी को ढेर सारे कपड़े पहनाकर पैड किया गया क्योंकि शॉन चाहते थे कि वो थोड़ी मस्कुलर दिखे। एस्टेल पार्सन्स को मिसेस वोरिस का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तब जाकर ये रोल गया बेट्सी के पास। एस्टेल के एजेंट का कहना था कि कोई पागल औरत ही ये रोल करेगी। शैली विंटर्स को भी कंसिडर किया गया था, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा थी। इत्तेफाक से एस्टेल और शैली दोनों ने ही मदर कैरेक्टर्स प्ले किए रोजेन में। एसोसिएट प्रोड्यूसर स्टीव माइनर का भी यही मानना था कि सीक्वल्स में जेसन को वापस लाना एक वाहियात आइडिया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगले 2 पार्ट स्टीव ने ही डायरेक्ट किए जिनमें किलर जेसन ही था। स्टीव माइनर इकलौते पर्सन है जो फ्राइडे द 13th और हैलोवीन दोनों ही फ्रेंचाइज में मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं। हैलोवीन H2O के डायरेक्टर यही थे और यही इकलौते पर्सन है इस फिल्म की प्रोडक्शन से जिनके ऊपर एक कैरेक्टर का नाम है स्टीव, जो कि आपने देखा फिल्म में। विक्टर मिलर और शॉन एस कनिंगम मिले थे 1977 में हियर कम द टाइगर्स बनाते हुए, जो कि एक रिप ऑफ थी द बैड न्यूज बेयर्स की। वो रिप ऑफ काम नहीं आया, लेकिन ये आ गया। विक्टर और शॉन दोनों साफ तौर पर बताते हैं कि ये फिल्म बनाई गई थी हैलोवीन की सक्सेस का फायदा उठाने के लिए। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। शॉन तो हैलोवीन के प्रोड्यूसर इरविन याबलांस के पास भी गए थे ताकि वो इस मूवी पर भी पैसा लगाएं, लेकिन इरविन ने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें एक और हॉरर मूवी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
ये मीट बॉल से भी इंस्पायर्ड है, जो कि एक टीन कॉमेडी है समर कैंप वाली। हैलोवीन और मीट बॉल्स दोनों ही इससे 1.5 साल पहले आई थी और दोनों ही बड़ी हिट थी क्योंकि दोनों ने फोकस किया था यूथ मार्केट को। यही फॉर्मूला इसने भी उठा लिया। हालांकि इन दोनों के बजाय ये बहुत ज्यादा सिमिलर है 1945 में आई एंड देन देयर वर नन से। उस साल की 18वीं सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी, जबकि इसका मुकाबला था बड़ी खतरनाक हॉरर मूवी से, जैसे कि द शाइनिंग, द फॉग, प्रॉम नाइट और ड्रेस टू किल। शॉन पॉन्ड मूवीज से आए थे हॉरर में और अपने साथ वो लाए थे एक हीरा, वेस क्रेवन, जिनकी क्रिएशन फ्रेडी क्रूगर का आगे जाकर जेसन के साथ फेस ऑफ हुआ और इन दोनों ही फ्रेंचाइजीज का यूनिवर्स सेम है। शॉन ने इसका सीक्वल डायरेक्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें जेसन का फिर से वापस आकर किलर बनने वाला आइडिया पसंद नहीं आया था। उनका कहना था कि एक स्टूपिड आइडिया है जो बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन वो गलत साबित हुए क्योंकि आज आइकन्स में जेसन सबसे ऊपर है। ये फिल्म शूट हुई थी न्यू जर्सी के कैंप नोबीबोस्को में और वो कैंप आज भी मौजूद है। वहाँ पर इस फिल्म के लिए एक स्पेशल वॉल है ताकि सबको पता चले कि फ्राइडे द 13th वहीं पर शूट हुई थी और इसकी शूटिंग चली थी 28 दिनों तक। क्योंकि शूटिंग के दौरान कैंप बंद था, इसलिए बाहर का कोई आदमी वहाँ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन पास में ही फार्म था रॉकस्टार लू रीड का। पूरी कास्ट फ्री में उन्हें सुनती थी और एक बार वो सेट पर भी आए थे। ज्यादातर लोकेशंस कैंप पर पहले ही मौजूद थी। क्रू को सिर्फ बाथरूम सेट ही बनाना पड़ा था, लेकिन बाद में जब रियलाइज हुआ कि वहाँ पर सिर्फ एक ही टॉयलेट वर्किंग था, तब बाद में बाकियों की सफाई करनी पड़ी। इसका जो आइकॉनिक बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बनाया हैरी मैन फ्रेडेरी ने। हैरी ने 2 वर्ड रिकॉर्ड किए थे अपनी आवाज में, किल मामा, जो कि मिसेस वोरिस के दिमाग में चलते थे मानो जेसन उसे बोल रहा हो। उसी का यूज करके ये बीजीएम बनाया गया जो कि अब क्लासिक है। हैलोवीन के अंदर बहुत ज्यादा म्यूजिक है, जबकि इसके अंदर बहुत ही कम म्यूजिक है। ये फैसला भी हैरी का ही था कि म्यूजिक सिर्फ तभी आएगा जब किलर मौजूद होगा। इसका वर्किंग टाइटल था अ लॉन्ग नाइट एट कैंप ब्लड। जब इसकी स्क्रिप्ट बनी भी नहीं थी तभी शॉन ने इसका नाम रख दिया था फ्राइडे द 13th, जो कि एक अनलकी डे माना जाता है वेस्ट में, और शॉन को पूरा यकीन था कि सिर्फ ये टाइटल ही बहुत है मूवी को हिट करने के लिए। इसी टाइटल के बलबूते पर शॉन ने $5.5 लाख का बजट जमा किया, जिसमें ये पूरी मूवी बनी और ये पैसा जमा हुआ था बिना किसी स्टोरी के। टाइटल में सच में इतना दम था। फिल्म में 1 घंटे 16 मिनट तक जेसन का नाम नहीं लिया गया और फिल्म है 1 घंटे 35 मिनट की। इसमें स्पेशल इफेक्ट्स दिए लेजेंड टॉम सवीनी ने। उन्हें चुना गया था जॉर्ज रोमेरो की डॉन ऑफ द डेड में उनके काम को देखते हुए। जैक के डेथ वाला जो सीन था उसके लिए केविन बेकन बेड के नीचे बैठे थे और सिर्फ उनका सर ही बाहर था। बाकी गला और चेस्ट नकली थे, जिन्हें ठीक से सेटअप करने में कई घंटे लगे थे, जिस दौरान केविन उसी अवस्था में बैठे रहे। सीन शूट करते वक्त टॉम सवीनी भी केविन के साथ ही बेड के नीचे थे और साथ में टॉम का असिस्टेंट टेसो भी। एक आदमी ने केविन का सर पकड़ा, फिर टॉम ने वो तीर गले के आर पार किया और इसके बाद निकलना था खून, जो कि निकला नहीं क्योंकि पंप में से पाइप निकल गया था। अब फेक गला तो खराब हो चुका था और उसे दोबारा बनाने में कई दिन लग जाते, इसलिए टेसो ने पाइप उठाकर उसमें कई बार फूंक मारी, तब जाकर खून बाहर निकला और यही वजह है कि धार निकलने के बजाय खून में बुलबुले निकल रहे थे। फिर भी यही सीन मूवी में रख लिया गया। शूटिंग के दौरान पूरी कास्ट और क्रू होटल्स में जाकर रहते थे, जबकि कुछ लोग रात में भी कैंप पर ही रुकते थे, जैसे कि टॉम सवीनी और उनके असिस्टेंट टेसो। टॉम के वीसीआर में वो देखा करते थे बारबरेला और मैराथन मैन। जो एरो ब्रांडा के पास से गुजरता है उसे चलाया था खुद टॉम सवीनी ने। सांप वाला जो सीन था वो स्क्रिप्ट में नहीं था, वो आइडिया था टॉम सवीनी का जो बेस्ड था उनके एक्सपीरियंस पर। वो सांप भी असली था और उसकी मौत भी। वो सांप कोई जंगली सांप नहीं बल्कि एक पालतू था और उसे सच में मार दिया गया। जब उसे मारा जा रहा था तब उसका ओनर सामने ही खड़ा सुबक रहा था, क्योंकि उसे बताया नहीं गया था कि उसके पेट को ये मार देंगे। फिल्में बनाते वक्त क्या क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। टॉम सवीनी और शॉन ने बताया था कि स्टार्टिंग में क्लॉडेट का जो मर्डर है वो इसलिए नहीं दिखाया ताकि ऑडियंस घबराए ना और बैठी रहे, आगे आने वाली ब्रूटल किलिंग्स देखकर जाए जिनका उन्हें कोई आइडिया ना हो। शॉन अपने बेटे नोएल को कास्ट करना चाहते थे एज जेसन, लेकिन उनकी वाइफ सुजन ने ऐसा करने नहीं दिया। कास्टिंग के टाइम पर शॉन ग्रेट एक्टर्स नहीं चाहते थे, वो ढूंढ रहे थे अच्छे दिखने वाले लोग जो कम पैसे में भी काम कर लें। फिल्म के ज्यादातर एक्टर्स आए थिएटर से, उनका टीवी या फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था। स्टीव यानी कि पीटर ब्रूअर को इस फिल्म में रोल मिला उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से। विक्टर मिलर कभी समर कैंप नहीं गए, इसलिए कई सारे सीन्स को सेट पर ही इम्प्रोवाइज करना पड़ा और इसकी स्क्रिप्ट मिलर ने लिख दी थी 2 हफ्तों में। बचपन में मिलर का भाई उन्हें डरावनी कहानियां सुनाता था समर कैंप के बारे में और जेसन वोरिस नाम भी मिलर का ही आइडिया था। जेसन उन्होंने बनाया अपने 2 बेटों जॉश और एन के नाम को मिलाकर, और वोरिस एक लड़की का लास्ट नेम था जिसके साथ वो स्कूल में पढ़ते थे। खास बात यह है कि मिलर को हॉरर मूवीज पसंद नहीं थी, ये तो लिखनी पड़ी थी मजबूरी में। फिल्म में जो पुलिस वाला दिखाया गया वो मिलर की स्क्रिप्ट में नहीं था, उसे ऐड किया रॉन कर्ज ने, जिन्होंने आगे जाकर पार्ट 2 भी लिखा, और इससे मिलर जरा भी खुश नहीं थे क्योंकि कैंप एकांत में होना चाहिए था जहां कोई हेल्प ना पहुंचे। इससे डर का माहौल ज्यादा बनता। जितना गोर इस फिल्म में था उतना किसी में नहीं था और इस बात का MPAA को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, वो भी बाद में।
उन्होंने इसके ज्यादा सीन नहीं काटे, पता नहीं क्यों, लेकिन इस वजह से और मूवीज भी इसका एग्जाम्पल देती कि उसका नहीं काटा तो मैं क्यों काटूं। इसलिए MPAA ने बाद में बोला था कि इसके अगले पार्ट में थोड़ा देख लेना, यानी कि गोर कम रखना। और यही वजह है कि फ्राइडे द 13 पार्ट 2 में गोर कम है पार्ट 1 के मुकाबले। गोर यानी कि खून खराबा। घोटाला कितना हुआ था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इस फिल्म का कोई अनकट वर्जन नहीं है, सिर्फ एक अनरेटेड वर्जन है जिसमें कुछ किल्स के कुछ सेकंड एक्स्ट्रा हैं, यानी कि कोई सीन नहीं कटा। इस फिल्म ने केविन बेकन और एड्रियन किंग दोनों का ही करियर लॉन्च किया। हालांकि ये केविन की पहली फिल्म नहीं थी। पहले एड्रियन ये फिल्म करना नहीं चाहती थी ग्राफिक वायलेंस की वजह से, लेकिन बाद में उनका माइंड चेंज हो गया। एड्रियन ने ऑडिशन दिए थे ब्रेंडा, मार्सी और एनी के रोल के लिए, लेकिन रोल उन्हें मिला एलिस का और रोल दिलाने में कारगर साबित हुई उनकी चीख। सक्सेस के बाद इस फिल्म के कई सारे फैंस बने। उन्हीं में से एक फैन एड्रियन किंग को स्टॉक करने लगा था और इससे वो इतनी ज्यादा डर गई कि नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने खुद बोलकर अपना रोल कम करवा लिया, और वो कितना कम हुआ वो आप अगली वीडियो में देखोगे। पर इसके बाद 20 साल उन्होंने एक्टिंग पूरी तरह छोड़ दी। कई लोगों को फेम चाहिए नहीं होता। बेडरूम सीन के लिए केविन ने अपने आर्मपिट्स को शेव किया था। इस फ्रेंचाइज में 12 मूवीज हैं और उन 12 मूवीज में दुनिया भर के एक्टर्स को कास्ट किया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ केविन ही एक बड़ा कैरियर बनाकर A-लिस्ट एक्टर बन पाए। ये केविन की कई सारी मूवीज में से एक है जिनमें उनका नाम है जैक। इसके अलावा है फ्रॉस्ट निक्सन, माई डॉग स्केप, अपोलो 13, अ फ्यू गुड मैन और क्विक सिल्वर। इसमें जेसन का रोल किया एरी लेहमैन ने, जिसने पहली बार ऑडिशन दिया था शॉन की फिल्म मैनीस ऑर्फन्स के लिए, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए थे। इनोस और एनी ने वो ट्रक सीन एक साथ शूट नहीं किया था, इसलिए एनी को अकेले ही लाइंस बोलनी पड़ी थी इनोस को इमेजिन करके, या फिर उन्होंने बात की थी टेसो के साथ। बैरी यानी कि विली एडम्स असल में प्रोडक्शन असिस्टेंट थे। ज्यादातर टाइम वो कैमरा के पीछे रहे, लेकिन उनका ये छोटा सा रोल बहुत खास रहा क्योंकि फ्राइडे द 13 फ्रेंचाइज की वो सबसे पहली किल है। बिल यानी कि हैरी क्रॉस्बी बेटे हैं सिंगर बिल क्रॉस्बी के। हैरी अपने फादर की सपोर्ट के बिना ही एक बड़ा एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इसमें भी प्रोड्यूसर्स पर ये इल्जाम लगे कि जैसे हैलोवीन में जेनेट ली की बेटी जेमी ली कर्टिस थी, वैसे ही प्रोड्यूसर्स ने इसमें कास्ट किया बिंग क्रॉस्बी के बेटे हैरी क्रॉस्बी को। जिस सीन में बिल गिटार बजाता है उसमें हैरी सच में अपना खुद का गिटार बजा रहे थे। एलिस का रिलेशन पहले स्टीव के साथ भी था और वो स्टीव से 11 साल छोटी थी। सैली फील्ड को एलिस का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन सैली ने मना कर दिया था। इसके फ्रेंच डब वर्जन में जेसन का नाम है जैकी, लेकिन आगे आने वाले सीक्वल्स में उसका नाम फिर से जेसन कर दिया गया। फिल्म में 2 जीप दिखाई गई, लेकिन दोनों एक ही जीप थी, कभी छत के साथ दिखाई, कभी छत के बिना। मॉडल था 1972 CJ5। इस फ्रेंचाइज में जेसन के फादर का कभी जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कॉमिक्स में हमें पता चलता है कि उसका नाम था एलियस वोरेस और वो जेसन को बहुत ज्यादा मारता पीटता था। ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म इंस्पायर्ड है 5 जून 1960 को फिनलैंड में हुए लेक बॉटम मर्डर से। ये नेड यानी कि मार्क नेल्सन की पहली फिल्म थी। पहले नेड पोलियो का शिकार होने वाला था, उसकी टांगें डिफॉर्म होती। जीएन टेलर यानी कि मार्सी का ये पहला रोल था और पहला और आखिरी न्यूड सीन भी। 2 साल बाद वो एक और फिल्म में नजर आई और इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। आगे जाकर वो एक कामयाब मार्केटिंग मैनेजर बन गई और उन्होंने खुद बोला कि एक्टिंग उनके लिए नहीं थी, लेकिन इस फिल्म से उनके कई सारे फैंस बने जिनके लिए वो थैंकफुल है। पहले क्रेजी रैफ का नाम होने वाला था रैल्फी रेड बॉय। इस फिल्म की एडिटिंग चली थी 10 हफ्तों तक। इस फिल्म का कई बार स्पूफ बन चुका है, सबसे मेन है सैटरडे द 14। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ही फ्राइडे द 13 टीवी शो भी प्रोड्यूस किया था, जिसका इन मूवीज से कोई लेना देना है नहीं। कैंप क्रिस्टल लेक के पुराने और नए सभी काउंसलर टीनेजर थे सिवाय स्टीव के। स्टार्टिंग में जब नेड, मार्सी और जैक कैंप पर आ रहे थे, तब नेड के ट्रक के डैशबोर्ड पर पड़ी थी मारियो पूजो की नॉवल द गॉडफादर। जेसन के नाम से दुनिया भर में कई सारे रेसलर्स आए, जैसे कि जेसन द टेरिबल जो कि हॉकी मास्क पहनता था और वो खुद को रहने वाला बताता था कैंप क्रिस्टल लेक का। ऐसे ही एक था जेसन द 13। ये इकलौती फ्राइडे द 13 फिल्म है जिसमें किलर अपने विक्टिम को थप्पड़ भी मारता है, उसे मारते टाइम बोलता भी है और ड्राइव भी करता है। सबसे ज्यादा न्यूड सीन्स वाली हॉरर फ्रेंचाइजीज में नंबर 1 पर आती है फ्राइडे द 13। इसमें है 39 न्यूड सीन्स और सिर्फ फीमेल्स नहीं बल्कि मेल्स भी इनमें शामिल हैं। फ्रेंचाइज का पहला न्यूड सीन है जीएन टेलर का। फ्रेंचाइज में से एक एक्ट्रेस का न्यूड सीन काट दिया गया था क्योंकि वो सिर्फ 16 साल की थी और जब प्रोड्यूसर को ये बात पता चली तो उसका सीन काट दिया। इस फिल्म के रिलीज होने के 27 साल बाद ब्रेंडा यानी कि लॉरी बर्ट्रम की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से 49 की एज में। ये उन मूवीज में से एक है जिन्होंने जेरेमी सोलनर को इंस्पायर किया एक फिल्म मेकर बनने के लिए। पर्ल मिसिसिपी में क्रिस्टल लेक नाम की एक लेक मौजूद है। इसके नेक्स्ट पार्ट का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए अगले साल ही नेक्स्ट पार्ट आ गया। जिस सीन में एलिस को बिल की लाश मिलती है उसमें एड्रियन का रिएक्शन जेन्युइन था क्योंकि पूरे टाइम उन्हें सेट से दूर रखा गया था। हैरी की ऐसी हालत देखकर वो सच में घबरा गई थी। वो पूरा तीर वाला इफेक्ट डिजाइन किया था टॉम सवीनी ने, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से उन्हें सेट छोड़कर जाना पड़ा था। तब टेसो ने ये इफेक्ट पूरा किया। इस सीन में बिल की आंख फड़फड़ा रही थी क्योंकि फेक ब्लड हैरी की आंखों में जा रहा था, जिससे वो काफी जल रही थी क्योंकि उसमें कई सारे केमिकल्स थे। हैरी ने सारा दर्द सहा और बाद में उन्हें ले जाया गया हॉस्पिटल, जहाँ पर उनकी आंख कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और 6 महीनों तक हैरी को उस आंख से दिखाई नहीं दिया।
फिल्म के रिलीज के पहले कुछ हफ्तों में टॉम सवीनी थिएटर्स में जाते थे ऑडियंस का रिएक्शन देखने जेसन के लेक से निकलने वाले सीन पर, और ये सीन पहले स्क्रिप्ट में नहीं था। टॉम का कहना है कि इस सीन का आइडिया उन्होंने ही दिया था, लेकिन इस पर भी विवाद है क्योंकि इस सीन का श्रेय और भी कई लोग लेते हैं, जैसे कि रॉन कर्स, विक्टर मिलर और शॉन भी। लेकिन इतना तय है कि वो सीन इंस्पायर्ड है कैरी की एंडिंग से, जो कि खुद इंस्पायर्ड था डेलिवरेंस की एंडिंग से। जिस सीन में ब्रेंडा की बॉडी को कैबिन में फेंका जाता है, उस सीन में जो फेंका गया था वो टॉम सवीनी थे। टॉम सवीनी का काम पूरा हो चुका था, इसलिए वो वापस जा रहे थे और तब शूट हो रहा था एलिस और मिसेस वुलिस का फाइट सीक्वेंस, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। उसे देखने के लिए टॉम रुक गए और बाद में उन्होंने ही उस पूरी फाइट को कोरियोग्राफ किया, इंक्लूडिंग चांटे। एनी यानी कि रॉबी मॉर्गन ने एक ही दिन में अपने सारे सीन शूट कर लिए थे और वो अपनी किलर बेट्सी पामर से कभी मिली नहीं। एनी को हायर किया गया था एज कुक और उसे मारा मिसेस वुलिस ने, जो सेम जगह पर कुक थी 20 साल पहले। ओरिजिनल स्क्रिप्ट के मुताबिक बैरी को मारते वक्त मिसेस वुलिस की छोटी उंगली कट जाती। फिर एंड में जब वो एलिस से आकर मिलती तब उसकी एक उंगली मिसिंग देखकर हमें पता चलता कि वही किलर है। बेट्सी चाहती थी कि स्टार्टिंग में उनका एक सीन डाला जाए टाउन में, ताकि जब बाद में रिवील हो कि वही किलर है तो ये बात थोड़ा सेंस बनाए, लेकिन शॉन ने साफ मना कर दिया था। मिसेस वुलिस का जो गर्दन काटने वाला सीन था उसमें यूज हुआ था एक फेक हेड, जिसे टॉम सवीनी ने बेक किया था ओवन में एड्रियन के सामने। वो सर टैसो की बैक पर रखा गया, जिसने पूरी मूवी में किलर प्ले किया, और सवीनी ने खुद मशैटी मारकर वो नकली सर काटा था, क्योंकि वही जानते थे कि लाइन कहां पर है। इसके बाद जो बालों वाले हाथ आपने देखे वो भी टासो के थे। केविन के मुताबिक इस फिल्म में उनका जो 10 सीन है उसके स्क्रीनशॉट वो इतनी बार साइन कर चुके हैं जितनी बार और किसी पिक के नहीं किए। बड़े होते हुए बेट्सी ने भी क्रिस्टल लेक में अपनी गर्मियां बिताई थी, जो थी इंडियाना में। सेम साल में आई थी ऑर्डिनरी पीपल, और वो भी एक बच्चे के डूबने के बारे में थी। उसमें और इसमें कई सारी सिमिलरिटीज हैं। ब्रेंडा की डेथ होने वाली थी आर्चरी रेंज में, जब किलर उसकी चेस्ट में तीर मारता, लेकिन ये दिखाया नहीं गया। हालांकि ब्रेंडा का फेट हमें पहले दिखा दिया गया था जब तीर उसके पास से गुजरा था। ब्रेंडा ने नेड को डूबने से बचाया था, लेकिन वो फेक निकला। बाद में वो एक बच्चे को भी डूबने से बचाने जा रही थी, जो कि सपोजिटली जेसन था, लेकिन वो भी निकला फेक। मार्सी की डेथ के लिए जो फेक हेड बना था वो टेक लेते वक्त डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए रिएक्शन शॉट के लिए एक फेक कुल्हाड़ी को सच में जियानिन के फेस पर चिपकाया गया था, वो भी ग्लू से। इसका बॉडी काउंट है 11 सांप को मिलाकर। तो ये थे दुनिया भर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि पूरी सीरीज में बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे। सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स ही मोटिवेशन है। कौन कौन इस सीरीज के आने से खुश है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जितनी जल्दी 1000 कमेंट्स पूरे होंगे उतनी जल्दी पार्ट 2 आएगा। आसानी के लिए आप ये बताओ कि इस फिल्म में सबसे भयानक किल कौन सी थी आपके हिसाब से। इस फ्रेंचाइज की पूरी लेगेसी आपको जानने को मिलेगी पूरी डिटेल में। इस साल बैक टू बेसिक्स वाला हिसाब है, तो आपको पता ही है कि आगे और क्या क्या आएगा, बस आप वेट करो। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सही रास्ते तक ला सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। इस साल मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, जो आप जल्दी देखोगे मेरे दूसरे चैनल पर भी। तो सिटीजन ज़ी एक्स्ट्रा को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पॉसिबली रिएक्शन वीडियोस वहीं पर आएंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।